भाग वन का नाम है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसमें सर 1 से लेकर 4 आर्टिकल हैं, यानी 1 से 4 यानी टोटल 4 आर्टिकल हैं। तो इसमें पहला आर्टिकल कहता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। पहला आर्टिकल क्या कहता है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। दूसरा आर्टिकल कहता है कि सर नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, नए राज्यों को शामिल किया जाए या नए राज्य बनाए जाएं। कहने का मतलब ये है, तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, जिसे दूसरे क में निरसन कर दिया गया, हटा दिया गया, और नया क्या बनाया गया तीसरा में, कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। क्या? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं, नामों में परिवर्तन। फिर चौथा आर्टिकल कहता है कि सर पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची, ध्यान रखिएगा, पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, संशोधन और अनुपूरक और परिणामिक, 3 चीज़ें, संशोधन, अनुपूरक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए आर्टिकल 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां। क्या? आर्टिकल 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां। जिस प्रकार फिर से दोहरा देते हैं, आर्टिकल 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, निरसन 2 में कर दिया गया। फिर तीसरा नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं, नामों में परिवर्तन। चौथा जो होगा पहली अनुसूची चौथी अनुसूची के संशोधन, अनुपूरक, परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए आर्टिकल 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां। भाग 2 जो है टोटल इसमें 7 आर्टिकल हैं, 5 से 11 ए तक है। 11 ए नहीं आर्टिकल है, 5 से 11 आर्टिकल हैं, जो भाग 2 का नाम है नागरिकता संबंधी नियम होंगे। जिसमें 5वां आर्टिकल कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। 5वां क्या कहेगा? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। 6वां आर्टिकल कहता है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। फिर 7वां वही है, पाकिस्तान को प्रव्रजन कराने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। पाकिस्तान को प्रव्रजन कराने वाले कुछ व्यक्ति के नागरिकता के अधिकार, 7वां आर्टिकल। 8वां आर्टिकल है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। 9वां आर्टिकल है विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। तो 9वां विदेश से संबंधित, जो विदेश राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर लेते हैं उन व्यक्तियों का नागरिक न होना। फिर 10वां आर्टिकल नागरिकता के अधिकारों को बना रहना। फिर इसके बाद 11वां जो है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। संसद द्वारा 11 आर्टिकल में होगा। भाग 3 12 से 35 है। भाग 3 का नाम मौलिक अधिकार है, इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं यूपीएससी में। फंडामेंटल राइट। 12 जो आर्टिकल है वो परिभाषा से संबंधित है कि मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। फिर 13 आर्टिकल मूल अधिकारों से के असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। फिर इसके बाद है समानता का अधिकार, स्टार्ट होगा 14 से 18 तक होंगे। इसमें टोटल 5 आर्टिकल हैं और 5 आर्टिकल समानता का अधिकार या समता का अधिकार 5 आर्टिकल हैं। 14 से 18 यानी 14, 15, 16, 17, 18 हैं। इसमें देखिए 14 कहता विधि की समझ समानता, यानी सच कानून के सामने संविधान के समझ क्या है, सभी लोग बराबर होंगे, तो विधि की समझ समानता। फिर इसके बाद 15 कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर आधार पर विभेद का प्रतिषेध। फिर 16 जो होगा लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता,
17वां अस्पृश्यता का अंत होगा, ध्यान रखिएगा, और 18वां उपाधियों का अंत। तो एक बार फिर पुनः देख लेंगे सर। 14 आर्टिकल विधि के समझ समानता, 15 जो होगा धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, 16 जो होगा वो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, 17 अस्पृश्यता का अंत, 18 उपाधियों का अंत। अब है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। सर इसमें केवल 4 आर्टिकल हैं, 19, 20, 21, 22। तो 19 में वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण दिया गया है। 20 आर्टिकल अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। तो 20 जो होगा अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, और 21 आर्टिकल प्राय और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राय और दैहिक स्वतंत्रता का 21, इसी को हम निजता का सिद्धांत, निजता का अधिकार भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। 21 आर्टिकल ही। फिर 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। 22 आर्टिकल कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। तो स्वतंत्रता के अधिकार में हम देखेंगे कि वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। फिर 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21 प्राय और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। फिर इसके बाद हम शोषण के विरुद्ध का अधिकार, तीसरा अधिकार आएंगे, जो 23 से 24 केवल शोषण के विरुद्ध में सर 2 आर्टिकल होंगे, 23 और 24। जो 23वां क्या करता है कि मानव और दुर्व्यापार और बालाश्रम का प्रतिषेध। 23 क्या करता है सर कि मानव और दुर्व्यापार और बालाश्रम का प्रतिषेध। 24 कहता है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। तो कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध जो है 24 आर्टिकल है, तो ध्यान रखिएगा। फिर चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें हमें लगता है कि 4 आर्टिकल हैं, इसमें भी 4 हैं। तो 25 से 28 आर्टिकल क्या है, 25 से लेकर 28 आर्टिकल तक। 25 कहता है कि अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। 25 क्या कहता है, इस अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। 26 आर्टिकल कहता है कि धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता, मैनेजिंग से संबंधित है 26 आर्टिकल। ठीक, इसके बाद 27 आर्टिकल किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। क्या, किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संरक्षण के बारे में स्वतंत्रता। 28वां आर्टिकल कुल शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। तो शिक्षा संस्थानों में क्या होगा, उपस्थित होने, उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता से संबंधित है। फिर संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 31 है, यानी 3 आर्टिकल हैं। तो 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। तो अल्प वर्गों के हितों का संरक्षण 29 में है। 30 में शिक्षा संस्थानों की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार होगा। 31 जो का निरसन होंगे, और 31 में बहुत कुछ विधियों की व्यावृत्ति हुई हैं। 31 क, 31 घ, 31 ग, 31 घ है। तो देखते हैं, संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उत्पन्न करने वाली विधियों की व्यावृत्ति है। कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण है। कुछ निदेशक तत्वों को प्रभाव करने वाली विधियों की व्यावृत्ति ग है। इन सभी को क्या कर दिया गया, हटा भी दिया गया। 6वां अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो 32 से 35 है। ठीक, इसमें हम देखेंगे कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार कि जैसे मौलिक अधिकार हैं सभी हैं, इनको हम कैसे परिवर्तित करा सकें। ठीक, तो उसका उपचार है। फिर इसे 32 में क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, निरसन कर दिया गया। 33 में इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में रूपांतरण करने की संसद की शक्ति। फिर इसके बाद जब किसी क्षेत्र में सेना विधि पवित्र है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन होगा 34 के तहत। 35 का रहा इस भाग के उपबंधों की प्रभावी करने का विधान। फिर इसके बाद भाग 4 आ जाएंगे, जो कि
भाग चौथे का नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो 36 से 51 सर 51 ए तक है। 51 ए यानी 51 क में मूल्य कर्तव्य को जोड़ा गया है। भाग क मूल कर्तव्य है, नीचे बताया भी गया है। 36 जो होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है उनके परिभाषा से संबंधित होगा। फिर इसके बाद 37 आर्टिकल कहता है कि सर इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। 37 आर्टिकल क्या कहता है कि सर इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होगा। 38 आर्टिकल कहता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बताएगा। क्या 38 आर्टिकल कहता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, बताएगा नहीं बनाएगा। ठीक, इसके बाद 39 आर्टिकल जो है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। 39 क में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ध्यान रखिएगा यदि पूछ दिया न्याय समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता कितने आर्टिकल में है तो 39 क में। ठीक, अब 40 आर्टिकल ग्राम पंचायतों का संगठन, तो ग्राम पंचायत का किस संगठन किस आर्टिकल में किया गया 40 आर्टिकल। 41 आर्टिकल में कहा गया कि कुछ दशाओं में सरकार शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार। फिर 42 आर्टिकल कह रहा है काम की न्याय संगत और मनवांचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। 43 आर्टिकल कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि हैं। 43 का जो है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। 43 का क्या करता है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। 44 जो है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता जो होगा 44 आर्टिकल में है। ध्यान रखिएगा 44 आर्टिकल 4 दोनों बराबर है ना, इधर भी 4 इकाई में दहाई बराबर, यानी एक समान सिविल संहिता। 45 बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध 45 आर्टिकल। फिर इसके बाद 46 आर्टिकल सब कुछ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। फिर इसके बाद 47 आर्टिकल पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने तथा लोक सहायता लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य 47 होगा। 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन होगा। 48 का पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। 49 जो होगा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों वस्तुओं का संरक्षण। 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक करने की बात 50वें आर्टिकल में किया जा रहा है कि सर जो कार्यपालिका होगा वो न्यायपालिका से स्वतंत्र होगा, यानी न्यायपालिका जो होगा वो कार्यपालिका से स्वतंत्र होगा। 51 आर्टिकल अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा आदि की अभिवृद्धि से संबंधित है। 51 ए मूल कर्तव्य है, 51 ए में शामिल किया गया है मूल कर्तव्य को। भाग 5 का नाम है संघ। इसमें 52 से 151 आर्टिकल टोटल हैं, जो कि टोटल कुल 103 आर्टिकल हैं। इसमें 4 अध्याय हैं, 4 अध्याय यानी 4 लेसन। पहले लेसन का नाम है कार्यपालिका, जिसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हैं, जो कि 52 से 78 आर्टिकल है, टोटल 26 आर्टिकल हैं। अध्याय 2 में संसद है, जो कि 79 से लेकर 122 आर्टिकल हैं, 122 आर्टिकल तक है, टोटल कुल 43 आर्टिकल हैं। अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं, जो कि केवल एक आर्टिकल है, जो कि 123 है। अध्याय 4 है संघ की न्यायपालिका, 124 से लेकर 147 तक, जो कि टोटल कुल 23 आर्टिकल हैं। अध्याय 5 है भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक, 148 से लेकर 151 3 आर्टिकल। अध्याय 1 है कार्यपालिका राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, 52 से 78। यहाँ पे 52 से 62 केवल 11 आर्टिकल जो हैं वो भारत के राष्ट्रपति के बारे में हैं, केवल राष्ट्रपति के बारे में। हम देखेंगे 52 आर्टिकल कहता है भारत के राष्ट्रपति। 53 आर्टिकल संघ की कार्यपालिका शक्ति, जो राष्ट्रपति होगा वो संघ की कार्यपालिका शक्ति होगा। 53 में कहता 54 में कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन,
और 55 में कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। सर उनकी रीति क्या होगी, किस विधि से निर्वाचन होगा वो बताता है। 56 आर्टिकल राष्ट्रपति की पदावधि, निर्वाचन के बाद उनकी पदावधि। 57 आर्टिकल पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता, क्या वो पुनः चुनाव में भाग ले सकते हैं, हाँ। 58 आर्टिकल में राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएँ हैं, ध्यान रखिएगा 58 आर्टिकल जो होगा निर्वाचित होने के लिए अर्हताएँ होंगी, ठीक। इसके बाद राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें होंगी 59 में। 60 में जो होगा वो राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान है। 61 आर्टिकल कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, और 62 आर्टिकल कहता है राष्ट्रपति के पद रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। तो 62 तक है आपके राष्ट्रपति के बारे में, ठीक। यहाँ बगल में देखिए कि सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में बताएंगे, संघ कार्यपालिका के बारे में, निर्वाचन के बारे में, फिर इसके बाद हम निर्वाचन की रीति, इसके बाद फिर पदावधि, पदावधि के बाद पात्रता, पात्रता के बाद अर्हताएँ, अर्हताएँ के बाद शर्तें, शर्तें के बाद शपथ या प्रतिज्ञान, शपथ प्रतिज्ञान के बाद हम बताएंगे महाभियोग, महाभियोग के बाद पद रिक्ति बताएंगे। इसके बाद हम देखते हैं 63 आर्टिकल से लेकर 70 तक लमसम उपराष्ट्रपति के बारे में बताता है। 63 आर्टिकल कहता है कि भारत का उपराष्ट्रपति, 63 आर्टिकल क्या कहता है, भारत का उपराष्ट्रपति। 64 कहता है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का क्या होगा, पदेन सभापति। वो 64 आर्टिकल में बताता है। 65 में बताता है कि राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या कृत्यों का निर्वहन करना, ठीक। 66 आर्टिकल कहता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, 66 जो होगा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। और 67 आर्टिकल कहता है कि उपराष्ट्रपति की पदावधि से संबंधित है। और 68 आर्टिकल उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। 69वां आर्टिकल उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति का शपथ या प्रतिज्ञान कहाँ कितने में था, 60 आर्टिकल में। इसके 9 आर्टिकल के बाद यानी 69वें में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात कही गई है। 70 में कहा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति अन्य अक्षित वक्ताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। 71 आर्टिकल कहता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त विषयत। 72 आर्टिकल क्षमता की जगह क्षमा होगा, क्षमा आदि और कुछ मामलों के में दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। 73वां आर्टिकल कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, मंत्रिपरिषद। तो राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद का गठन कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर, परामर्श से, वो 73 आर्टिकल में। 74 आर्टिकल राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, 74 आर्टिकल में ध्यान रखिएगा। 75 आर्टिकल मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध भारत का महान न्यायवादी। और 76 आर्टिकल कहता है कि भारत का महान न्यायवादी सरकारी कार्य का संचालन, AR। 77 आर्टिकल भारत सरकार के कार्य का संचालन। 78 आर्टिकल कहता है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अध्याय 2 में आएंगे जो संसद है, 79 से 122। 79 में कह रहा है संसद का गठन। सबसे पहले संसद का गठन होगा। संसद में 2 सदन होते हैं, एक उच्च सदन राज्यसभा, एक लोकसभा। राज्यसभा की संरचना 80 में होगा, 81 में लोकसभा की संरचना होगा, 82 में जो होगा प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन उन सभाओं में होंगी। 83 आर्टिकल संसद के सदनों की अवधि होगी। तो 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता होगी। 85 आर्टिकल जो होगा वो संसद के सत्रावसान और विघटन से संबंधित होगा। इसके बाद है 86 आर्टिकल सदनों के अभिभाषण और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार होगा। 87 आर्टिकल कहता है कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। 88 कहता है सदनों के बारे में मंत्रियों और महान न्यायवादी के अधिकार।
89 आर्टिकल, यहाँ से ध्यान देखिएगा कि 89 से लेकर 92 4 आर्टिकल राज्यसभा के सभापति उपसभापति के बारे में बताता है। फिर इसके बाद 93 से लेकर 96 इधर 4 आर्टिकल जो है लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में बताता है। यहाँ पे ध्यान ये देना है कि मतलब कि राज्यसभा वाला 4 आर्टिकल यदि याद हो जाता है तो लोकसभा वाला भी सेम टू सेम है। हम देखेंगे 89 में कह क्या रहा है कि राज्यसभा का सभापति उपसभापति के बारे में बता रहा है। 90 में कह रहा है कि उपसभापति या सभापति वहाँ पे का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। 91 सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। 92 आर्टिकल कह रहा है कि जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना, तब वह अपने अध्यक्ष के पद में नहीं रहेगा। फिर इसके बाद 93 आर्टिकल कह रहे हैं लोकसभा और अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में। 94 आर्टिकल कह रहा है अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। 95 आर्टिकल कह रहा है अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। 96 आर्टिकल जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। 97 आर्टिकल सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि सभापति उपसभापति अध्यक्ष उपाध्यक्ष यानी लोकसभा राज्यसभा के जो भी अध्यक्ष हैं उनके वेतन व भत्ते से संबंधित 97 आर्टिकल कहा गया है। 98 आर्टिकल संसद का सचिवालय कार्य संचालन के बारे में है। 99 आर्टिकल कहता है सदस्यों का शपथ या प्रतिज्ञान। राज्यसभा लोकसभा के सदस्य जो हैं सदस्य उनका शपथ या प्रतिज्ञान, तो ध्यान रखिएगा सदस्यों का शपथ या प्रतिज्ञान। सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गढ़पूर्ति। तो हाँ, फिर सदस्यों की निर्भरताएं अनुच्छेद विवरण देखेंगे। 101 में स्थानों का रिक्त होना, 102 में सदस्यता के लिए निर्भरताएं और 103 में सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। 104 आर्टिकल अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले निर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति। संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां। अनुच्छेद विवरण 105 आर्टिकल 105 आर्टिकल कहता है कि संसद के सदनों की तथा उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि। 106 आर्टिकल कहता है कि सदस्यों के वेतन और भत्ते विधायी प्रक्रिया, यानी जो इसमें लोकसभा के जो सदस्य होंगे, राज्यसभा के जो सदस्य होंगे, उन सभी सदस्यों के वेतन और भत्ते से संबंधित आर्टिकल है। फिर इसके बाद 107 आर्टिकल कहता है कि विधेयकों के पुनः स्थापन यानी पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। 108 आर्टिकल है कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट मीटिंग, राज्यसभा लोकसभा को दोनों एक साथ बुलाना राष्ट्रपति के अधिकार के संबंध यानी ज्वाइंट मीटिंग। 108 आर्टिकल याद रखें कि 108 आर्टिकल ज्वाइंट मीटिंग की बात करता है। फिर 109 से क्या होगा, धन विधेयक चालू होगा 109 से। तो 109 आर्टिकल कहता है कि धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। 109 क्या कहता है कि धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। 110 में धन विधेयकों की परिभाषा से संबंधित है। तो 110 आर्टिकल धन विधेयकों की परिभाषा से संबंधित है। 111 आर्टिकल कहता है कि विधेयकों पर अनुमति यानी परमिशन, वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया, यानी जो वित्तीय विधेयक होंगे उस पर अनुमति से विषय
से संबंध प्रोसेस जो होंगे वो 111 आर्टिकल कहता है। 112 आर्टिकल कहता है वार्षिक वित्तीय विवरण, याद न हो एनुअल, ठीक, 112 वार्षिक वित्तीय विवरण होगा। 113 आर्टिकल कहता है कि संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया, ध्यान रहिए 113 प्राक्कलन से संबंधित प्रक्रिया की बात करता है। तो संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया जो वित्त विधेयक से संबंधित होते हैं। 114 आर्टिकल विनियोग विधेयक, 114 आर्टिकल जो है विनियोग विधेयक के बारे में बताता है। 115 आर्टिकल में अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान, अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान के बारे में बताता है। 116 आर्टिकल लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। 116 क्या कहता है? लेखानुदान के बारे में, प्रत्यानुदान के बारे में, अपवादानुदान के बारे में। 117 आर्टिकल कहता है कि वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। 117 आर्टिकल क्या कहता है? वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। फिर 118 में प्रक्रिया के नियम, यानी वित्त प्रक्रिया के नियम होंगे। वित्त प्रक्रिया के नियम, प्रोसेस के नियम क्या है? 119 आर्टिकल संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन, यानी वित्तीय कार्य संबंधी जो भी प्रोसेस होगा उसको विधि द्वारा विनियमन बनाना संसद में। फिर 120 आर्टिकल संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। 121 आर्टिकल है संसद में चर्चा पर निर्बंधन। 122 आर्टिकल जो है न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। जो संसद की कार्यवाही चलती है उस पर न्यायालय पे नहीं जांच किया जा सकता है, ठीक। अध्याय 3 है लेसन 3, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। इसमें सर एक ही आर्टिकल है 123, यानी 123 आर्टिकल कहता है कि संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। क्या कहता है? संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। फिर अध्याय 4 आ जाएगा और 4 अध्याय का नाम है संघ की न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट। 124 से 147 आर्टिकल होगा, टोटल 23 आर्टिकल है। 124 आर्टिकल क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। सर हम सुप्रीम कोर्ट की क्या करेंगे? स्थापना और गठन करेंगे। तो स्थापना और गठन तो कर लिए, तो इसके बाद हम क्या करेंगे? न्यायाधीशों के वेतन कितने दिए जाएंगे, तो वे 125 में बताया जाएगा कि न्यायाधीशों के वेतन आदि। 125 हो गया 126, हमने वेतन तो निर्धारित कर दिए, अब हमें नियुक्ति भी करना होगा। तो कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति 126 में होगा। और 127 आर्टिकल में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, इनसे नीचे जो जज हैं उनकी नियुक्ति भी होगी। तो ध्यान रखिएगा 128 में उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। तो ध्यान रखिएगा कि 124 आर्टिकल में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, 125 आर्टिकल में न्यायाधीशों के वेतन आदि, 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, 127 आर्टिकल में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, 128 में उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। 129 आर्टिकल कहता है कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। सर 129 आर्टिकल कहता है कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। 130 आर्टिकल कहता है उच्चतम न्यायालय का स्थान, लोकेशन से, स्थान से। तो 130 स्थान से बोलता है उच्चतम न्यायालय का स्थान। 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता क्या है, तो यह बताया जा रहा है। 131 आर्टिकल में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता, जिसे 131 क में सर निरसन हटा दिया गया। 132 में कहा जा रहा है कि कुछ मामलों में, सर कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता, यानी कि जो उच्च हाई कोर्ट में जो केस चल रहे हैं उसकी क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट में उसमें अपील की जा सकती है। कुछ मामले ऐसे होते हैं। फिर इसके बाद है 133 में उच्च न्यायालय में सिविल विषयों से संबंधित। यहाँ देखिएगा इसमें जो था 133 सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। 134 जो है दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। 133 सिविल विषयों से संबंधित, 134 दंडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। और 134 क में उच्चतम न्यायालय में अपील करने के लिए प्रमाण पत्र चाहिए। ध्यान रखिएगा कि 134 आर्टिकल कहता है कि उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र। सर फिर इसके 135 में विद्यमान विधि के अधीन,
संविधान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना। 136 आर्टिकल, अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त भी चाहिए। तो ये अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त 136 में। 137 आर्टिकल कहता है निर्णयों आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्ण विलोकन। तो ध्यान रखिएगा कि निर्णयों आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्ण विलोकन 137 आर्टिकल कहता है। यानी देखिए निर्णयों आदेशों का, यानी जैसे सरकार है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई भी विधि या कानून बनाता है या कोई आदेश देता है तो उसे देखता है कि असंवैधानिक है कि संवैधानिक है, तो इसकी अवलोकन करता है कि वो संविधान के अनुसार के नियम और कानून हैं कि नहीं है तो उन्हें असंवैधानिक घोषित कर देता है, अवैध घोषित कर दिया जाता है। इसके अलावा फिर हाई कोर्ट में या अधीनस्थ कोर्ट में जो है वो मामला चल रहा है उसकी भी कभी उनके आदेशों को क्या है हम सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। यानी एक हाई कोर्ट यदि जब फैसला सुनाया है तो उसके विरुद्ध जाकर हम अपील कर सकते हैं। ठीक, फिर 138 आर्टिकल कहता है कि उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि। 138 आर्टिकल कहता है कि उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि। 139 कहता है कुछ रीट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। सर कुछ रीट निकालने यानी लेख जारी करने के लिए, जैसे उत्प्रेषण, प्रतिषेध लेख, अन्य प्रकार की रीट जो निकालने की है वो 139 आर्टिकल कहता है। 139 का में कुछ मामलों के अंतरण में, कुछ मामलों का अंतरण। 140 आर्टिकल कहता है कि उच्चतम न्यायालय के अनुसांगिक शक्तियाँ। 140 आर्टिकल कहते हैं कि उच्चतम न्यायालय की अनुसांगिक शक्तियाँ। 141 आर्टिकल उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होना। 141 आर्टिकल के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होना। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट नियम या विधि घोषित करते हैं तो सभी न्यायालयों पे लागू होना और सभी जगह मान्य होना। फिर इसके बाद 142 आर्टिकल कहता है कि उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश। फिर इसके बाद 143 आर्टिकल उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। क्या राष्ट्रपति कभी भी जरूरत पड़ने पे उच्चतम न्यायालय के जज से क्या है परामर्श ले सकता है? तो उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति 143 आर्टिकल में कहा गया है, ध्यान रखिएगा। 144 आर्टिकल सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय, ठीक, 144 को में इसे हटा दिया गया, निरसन कर दिया। 145 न्यायालय के नियम आदि, सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के नियम आदि किसमें 145 में है। 146 आर्टिकल में उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। 146 आर्टिकल क्या कहा गया है? उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। 147 आर्टिकल निर्वाचन से संबंधित है। अब अध्याय 5 में आएंगे और 5 में आएंगे तो 5 का नाम है भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक। इसमें केवल सर 4 आर्टिकल हैं 148 से 151 तक। इसमें ध्यान रखिएगा कि भारत का नियंत्रक महालेखक परीक्षक, पहले में भारत का नियंत्रक महालेखक परीक्षक, 139 में नियंत्रक महालेखक परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ। फिर से 150 में संघ के राज्यों के लेखाओं का प्रारूप। 151 में सम परीक्षा प्रतिवेदन ऊपर। भाग 6 राज्य जो 152 से 237 आर्टिकल है। इसमें भाग 6 में 6 अध्याय भी हैं, 6 लेसन भी हैं, जो कि अध्याय 1 साधारण अनुच्छेद विवश है। केवल 152 है, एक आर्टिकल इसमें केवल है, 1 अध्याय में 1 आर्टिकल जो परिभाषा से संबंधित है। किसकी परिभाषा से संबंधित है? तो यह राज्य की परिभाषा। राज्य हम किसे कहेंगे, राज्य के बारे में बताया जाएगा। अध्याय 2 हम देखेंगे कार्यपालिका राज्यपाल अनुच्छेद विवरण। तो अध्याय 2 में फिर राज्य से संबंधित सभी चीज़ें देगा। तो इसमें कार्यपालिका राज्यपाल के बारे में हम पढ़ेंगे और इसमें टोटल आर्टिकल जो है 153 से लेकर 167 तक है। ठीक,
इसमें हम पढ़ेंगे 153वें राज्यों के राज्यपाल। क्या पढ़ेंगे हम? राज्यों के राज्यपाल। ठीक उसी प्रकार हम भाग 5 में हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति ध्यान रखिएगा कि 52 से 62 तक आर्टिकल है, इसमें एक अधिक चलेगा, यानी 153, ये ध्यान रखिएगा। तो यानी 153वें राज्यों के राज्यपाल के बारे में है। 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति, जहाँ पे राष्ट्रपति की संघ पालिका शक्ति थी, संघ कार्यपालिका शक्ति, यहाँ केवल कार्यपालिका शक्ति होगी, संघ नहीं होगा। जहाँ पे राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति 53 आर्टिकल में था केवल, यहाँ 154, फर्क इतना है। 155 राज्यपाल की नियुक्ति, तो यहाँ निर्वाचन था राष्ट्रपति में, राज्यपाल की निर्वाचन नहीं होता है, नियुक्ति होता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति 155 आर्टिकल में होगा। 156 में राज्यपाल की पदावधि, नियुक्ति के बाद हमेशा पदावधि की बात हुई है, तो 156 आर्टिकल पदावधि से संबंधित है। 157 आर्टिकल राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, 158 आर्टिकल भी राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, यहाँ पे 2 बार दिया गया है। 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, ध्यान रखिए 159वां आर्टिकल में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अब तक में हम शपथ या प्रतिज्ञान क्या कितने कितने पढ़ते आए हैं, तो देखिए 60 में राष्ट्रपति शपथ या प्रतिज्ञान लेता है, 69वें में जो है उपराष्ट्रपति, और 99 में संसद के सदस्य, और 159 में राज्यपाल लेगा। तो ये याद रखिएगा। फिर इसके बाद है कुछ आकस्मिकताओं में, 160 आर्टिकल कहता है कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। ठीक, 161 आर्टिकल कहता है कि सर कि क्षमा आदि, और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन परिहार लघु कर की राज्यपाल की शक्ति होगा 161वां में। 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार मंत्रिपरिषद अनुच्छेद विवरण चलेगा। फिर राज्यपाल की को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, वहाँ पे जिस प्रकार राष्ट्रपति की होती थी, इसी प्रकार। 164 आर्टिकल मंत्रियों के बारे में, अन्य उपबंध राज्य का महाधिवक्ता, यहाँ राज्य में महाधिवक्ता होगा, यहाँ महान्यायवादी होते थे। 165 राज्य का महाधिवक्ता सरकारी कार्य का संचालन। फिर 166 आर्टिकल राज्य की सरकार के कार्य का संचालन। 167 में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री, जहाँ पे वहाँ पे प्रधानमंत्री हुआ करता था संघ में। तो ये जो आर्टिकल्स हैं वो सेम टू सेम संघ से मिलते जुलते हैं, इसलिए याद करने में सरलता होगी। इसलिए संघ का और राज्य के, तो हाँ इसको क्या है कि कंपेयर करके, तुलना करके आप याद कीजिएगा। तो इसमें क्या है कि 2 खंड में एक लाइन खींचिएगा, और इसमें एक तरफ राष्ट्रपति एक तरफ राज्यपाल करके इस आर्टिकल को लिखिएगा क्रम बाई क्रम, तो इससे याद करने में आसानी होगा। इसके बाद अध्याय 3 में हम आते हैं राज्य का विधानमंडल। ठीक, 168 आर्टिकल कहता है कि राज्य के विधानमंडलों का गठन। 169वें में कहता है कि राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन। क्या कहता है? उत्साधन या सृजन परिषदों का। 170 में विधान सभाओं की संरचना, और 171 में विधान परिषदों की संरचना। तो 170 में सभाओं की संरचना एक बार 71 में परिषदों की संरचना। फिर राज्यों की विधानमंडलों की अवधि, तो इसके बाद सर अवधि होगी। अवधि के बाद राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता। 173 में अर्हता क्या होगी। 174 में राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन। जिस प्रकार हम संघ में पढ़ते हैं ठीक उसी प्रकार, तो राज्य और संघ के मिलते जुलते सब आर्टिकल हैं। तो सबसे पहले आप संघ का याद कीजिए, संघ के याद करने के बाद राज्य का याद करने में आसानी होगी। संघ और राज्य को कंपेयर करके अंतर के रूप में इसको याद कीजिए, एक दूसरे के रूप में करके। फिर इसके बाद है जहाँ पे 85वां आर्टिकल में क्या था संसद वाले में, कि राज्य संसद के सत्र, सत्तावसन और विघटन। यहाँ 175 है। 75 में संसद सदनों में अभिभाषण और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार।
तो जहाँ पे 86 आर्टिकल संसद के लिए था, ये राज्य के राज्यपाल के लिए है। तो ध्यान रखिएगा कि 86 10 का अंतर चल रहा है, यानी वहाँ पे 86 तो यहाँ माइनस मार्किंग कर देंगे, तो 86 की जगह 76 यानी 75, यानी एक कम भी चल रहा है और 10 का अंतर भी है, ये ध्यान रखिएगा। 176 आर्टिकल राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है, जो कि वहाँ पे 87 था। फिर यहाँ पे 177 सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार, जहाँ वहाँ पे 89 में था, हाँ 89 में था, जो कि यहाँ पे 177 में है। फिर इसी प्रकार ठीक 178 में, जहाँ पे हम संघ में पढ़ते थे, क्या करते हैं कि हाँ कि राज्यसभा के सभापति उपसभापति, पर यहाँ पे विधानसभा पहले होगा और ये 178 से होगा, जो कि संघ वाले में जो होता था वो 89 से स्टार्ट हो जाते थे, तो यहाँ 89 से 9 होंगे, एक कम 178 से स्टार्ट होंगे, ध्यान रखिएगा। यानी विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सेम टू सेम जो आर्टिकल का कथन होगा वो एक ही है, बस इसमें विधानसभा जोड़ देना है बस। तो याद करने के लिए वो दिक्कत नहीं है, एक बार मैं दोहरा देता हूँ। 179वां अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना सेम टू सेम ही है। 180 आर्टिकल अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने, अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। 181 जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। फिर इसके बाद यहाँ पे भी 4 आर्टिकल 182 आएगा, विधान परिषद का सभापति उपसभापति सभापति और उपसभापति का पद रिक्त, पद त्याग और पद से हटाया जाना। 184 सभापति के बाद पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने को उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। 185 जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। 186 आर्टिकल अध्यक्ष या उपाध्यक्ष तथा सभापति उपसभापति के वेतन और भत्ते, जहाँ पे 186 था, ठीक। तो यहाँ पे 97 आर्टिकल संघ में था। 187 राज्य के विधानमंडल का सचिवालय का कार्य संचालन, ठीक। एक 188 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, ध्यान रखिएगा कि राज्य के सदस्य, विधानमंडल के जो सदस्य हैं उनके द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान लिए जाएंगे। इसके बाद 189 सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और पूर्ति सदस्यों के निहत्ताएँ होंगी। 190 आर्टिकल स्थानों का रिक्त होना, जबकि संघ में 101 में स्थानों का रिक्त होना होगा। 191 सदस्यता के लिए निहत्ताएँ, वहाँ 102 में था संघ में। 192 में सदस्यों के निहत्ताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय 103 में था, यहाँ 192 में है। 193 में आर्टिकल 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले या रहित न होते हुए भी निर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्त्रीय राज्यों के विधानमंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां, जो कि वहाँ पे 104 आर्टिकल में था, यहाँ 193 आर्टिकल में है, जो कि संघ में 99 के तहत था, यहाँ 188 के तहत है। सब सेम टू सेम है, थोड़ा सा चेंज है, तो कथन याद करने में आर्टिकल का थोड़ा ध्यान दीजिए। फिर इसके बाद 194 आर्टिकल विधानमंडलों के सदन तथा सदस्यों और समितियों, शक्ति, विशेषाधिकार आदि, जहाँ वहाँ पे सर 105 में था, यहाँ 194 में है। 195 सदस्यों के वेतन और भत्ता है। 196 विधायकों के पुनः स्थापन पारित किए जाने के संबंध में उपबंध भी मिल रहा है, फिर मतलब ये भी सेम ही है। फिर इसके बाद 157 धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन, यह संघ वाले में शामिल नहीं है। तो ध्यान में देखिए कि 197 में धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर क्या लगाया जाएगा, विधान परिषद पर निर्बंधन लगाया जाएगा कि वित्त संबंधी केवल क्या है, विधानसभा में ही प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाएगा। 158 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया है, 158 में आर्टिकल में ध्यान रखिएगा।
फिर 199 आर्टिकल धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है, जहाँ पे संघ में 110 पे था। 200 विधेयकों पर अनुमति 111 वहाँ पे था। फिर 201 विचार के लिए आरक्षित विधि। फिर इसके बाद है वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया अनुच्छेद विवरण है, जो कि 202 आर्टिकल वार्षिक वित्तीय विवरण था, जहाँ पे वहाँ पे सर 111 में वार्षिक वित्तीय विवरण है। 111 में कि 112 में है, शायद 112 में है। इसके बाद 203 विधानमंडलीय प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया 113 में वहाँ था और 203 में था। फिर 114 में वहाँ और 204 में यहाँ पर राज्य में विनियोग विधेयक। फिर 205 वहाँ 115 अनुपूरक अतिरिक्त अनुदान। 206 यहाँ वहाँ संघ के लिए 116 लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। 207 विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। फिर इसके बाद 208 प्रक्रिया के नियम, सेम टू सेम ही है, वहाँ 1 लगाएगा, 100 लगेगा, 118। फिर इसके बाद 209 में राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। 210 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा 210 होगा, जो कि यहाँ 120 पर क्या है, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा थी, यहाँ 210 है। 211 विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन 121 वहाँ था, 211 यहाँ है। 212 न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। ठीक, इसी अध्याय 5 है राज्य के उच्च न्यायालय से, हाई कोर्ट से संबंधित है, जहाँ 214 231 तक आर्टिकल है। 214 कहता है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। 215 कहता है कि उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। 216 उच्च न्यायालयों का गठन। और 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें 217 में है, ध्यान रखिएगा। फिर 218 उच्च न्यायालय में संबंधित कुछ उपबंधों का न्यायालयों का लागू होना 218 होगा। 219 में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, ध्यान रखिएगा कि 219 में भी क्या है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात की गई है। फिर 220 स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि सायपद निर्बंधन, यानी इसका मतलब ये है कि जब तक वो न्याय जज है तब तक वो व्यवसायिक नहीं कर सकता अलग से। 221 न्यायाधीशों के वेतन आदि से संबंधित है, राज्य के वेतन आदि से है, तो वो 221 हैं। 222 तो आप क्या कीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को अंतर के आधार पे दोनों तरफ, एक तरफ लिख लीजिएगा सुप्रीम कोर्ट, एक तरफ हाई कोर्ट, इसके दोनों आर्टिकल लिखिएगा, याद करने में आसान होगा। 221 न्यायाधीशों के वेतन आदि। 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय का अंतर यानी जज का ट्रांसफ़र करना, 222 आर्टिकल। 223 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति करना। 224 अपर कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। 224 जो होगा 224 दो बार दिया है, उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। और 225 में विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता। 226 कुछ रीट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। 226 निरसन। 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षक के उच्च न्यायालय की शक्ति, यानी जो हाई कोर्ट से नीचे के न्यायालय हैं, जो कोर्ट हैं, उनका अधीक्षक करना, उनकी जांच पड़ताल करना, दिशा निर्देश देना, वो सभी काम। 228 आर्टिकल कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतर, तो कुछ मामलों को उच्च न्यायालय में भी भेजा जाता है जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, तो उसे अभी हटा दिया गया, 228 कर दिया गया है। निरसन 229 में उच्च न्यायालयों के अधिकारी सेवक तथा व्यय होंगे। 229 में हाई कोर्ट में, सुप्रीम में अलग होंगे। फिर इसके बाद 230 में उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार, संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार 230 में। 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना 231 आर्टिकल के तहत है कि 2 राज्य या 3 राज्य का एक ही हाई कोर्ट बनाया जाए, इस प्रकार की। अब अध्याय 6 है यानी 6, जो कि इसमें 6 ही आर्टिकल है,
छह अध्याय में 6 ही आर्टिकल हैं। 232 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। 233 में कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का और उनके द्वारा किए गए निर्णयों आदि का विधि मान्यकरण किया जाएगा। 234 न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती की जाएगी। 235 में अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। 236 में निर्वाचन और 237 में कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना है। भाग 8 में है 239 में 5 पॉइंट बताए गए हैं। ABCDE हम याद करने के लिए, सरल बनाने के लिए इसे हम कर सकते हैं, या 239 1, 239 2, 3, 4, 5 में भी बांट सकते हैं। तो 239 का यह ध्यान रखिए कि 239 आर्टिकल जो है 5 पॉइंट में है, ठीक। और वो 239 से लेकर 242 तक है, ठीक। और भाग 8 का नाम क्या है? संघ राज्य क्षेत्र, यानी संघ के जितने राज्य क्षेत्र हैं, ठीक। अब इसके बाद है कि 239 यानी क कह सकते हैं, या 239 का ए, या 239 का पॉइंट पहला कह सकते हैं कि क्या कह रहा है? संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। संघ राज्य क्षेत्र जो है उनका क्या होगा? प्रशासन। यानी संघ राज्य क्षेत्रों का मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश से है, कि जो केंद्र के द्वारा चलाया जाता है, तो उनका प्रशासन, तो संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। 239 का दूसरा यानी बी नंबर क्या कहता है कि कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, कह रहा है सर, कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्री परिषदों या दोनों का सृजन। 239 का सी यानी तीसरा, दिल्ली के संबंध में 20 विशेष उपबंध बताता है। क्या कि दिल्ली में कुछ विशेष उपबंध हैं। तो 239 सी यानी 239 का तीसरा नंबर क्या कहता है कि दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। 239 डीमा यानी चौथा, संविधान तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। ध्यान रखिएगा क्या है? संविधान तंत्र के, यानी उस संघ राज्य क्षेत्र में क्या है, यदि संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो उनकी दशा में कुछ उपबंध, ठीक। 239 जो है विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति। और 240 आर्टिकल जो है वो कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियमन बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी उस संघ राज्य क्षेत्रों में कुछ नियम कानून बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति हो। 241 आर्टिकल जो कहा गया वो कहा गया कि संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, वो कहते हैं कि उच्च न्यायालय भी होना चाहिए। और 242 में उसे क्या कर दिया गया? निरसन कर दिया गया, हटा दिया गया, ठीक। अब हम देखेंगे भाग 9 जो है पंचायत से संबंधित। और पंचायत से संबंधित में इसमें यह देखना है कि 243 आर्टिकल एक ग्राम यानी ग्राम के लिए है, जिसमें 16 पॉइंट दिए गए हैं, यानी 16 बिंदु की बात किया गया है। और नगर पालिकाएं हैं जो भाग 9 क में है, और उसमें 18 पॉइंट दिए गए हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि कुछ ग्राम और नगर में सेम टू सेम इनके कथन हैं, वो सेम टू सेम है, एक दो जगह चेंज है जिसे हम बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। तो 243 का पहला जो है परिभाषा से संबंधित है, परिभाषाएं से संबंधित है कि सर ग्राम क्या है, ठीक। 243 2 है जो ग्राम सभा के बारे में है, क्या? ग्राम सभा। और 243 का तीसरा पंचायतों का गठन। तो ध्यान रखें ग्राम सभा होगा तभी हम पंचायतों का गठन करेंगे, तो तीसरे नंबर में जो होगा पंचायतों का गठन। और 243 का चौथा जो होगा पंचायतों की संरचना। क्या है? पंचायतों की संरचना, यानी हम आगे पंचायतों का गठन करेंगे तभी तो उनकी संरचना करेंगे। तो पंचायतों की संरचना चौथे में है। ये जो 1 2 है वो याद करने की दृष्टि से बनाया गया है। और 243 का 5
यानी पाँचवा स्थानों का आरक्षण। सबसे पहले हम संरचना बनाएं, संरचना के बाद हम इनका आरक्षण, स्थानों का क्या आरक्षण है, रिजर्वेशन। इसके बाद 243 का क्षमा पॉइंट जो है वो पंचायतों की अवधि। सर पंचायतों की अवधि क्या होगा, 5 ईयर्स का होगा कि 2 ईयर्स, तो 5 ईयर्स। ठीक, इसके बाद है सातवां 243 का सातवां पॉइंट, सदस्यता के लिए निर्हताएँ, यानी ग्राम पंचायत के जो प्रधान हैं, जो भी सदस्य हैं, निर्वाचित होने के लिए, चुनाव में भाग लेने के लिए क्या शर्तें होंगी, क्या निर्हताएँ होंगी, क्या इनकी योग्यताएँ होंगी, यह बताया गया है। तो वो होगा 243 में सातवां पॉइंट में निर्हताएँ से संबंधित, और 7 से निर्हताएँ हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है आठवां जो है वो पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है। ठीक, इसके बाद 243 का 9वां पॉइंट कर से संबंधित है, यह ध्यान रखिएगा कि 9वां कर से है। 8वां जो है वो शक्ति, प्राधिकार, उत्तरदायित्व। क्या उत्तरदायित्व क्या है, उत्तरदायित्व होगा अधिकार हैं, प्राधिकार, शक्तियाँ बताए जाएंगे। उसी के माध्यम से 9वें में कर अधिरोपित करने की शक्तियाँ, उनकी निधियाँ के बारे में बताया गया है। तो 243 9वां पॉइंट कह रहा है कि पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियाँ और उनकी निधियाँ। 243 का 10वां पॉइंट, अब कर अधिरोपित किया है तो वो वित्तीय संबंधित कुछ बातें आगे बताएगा, यह ध्यान रखिएगा। तो 243 का 10वां पॉइंट कहता है कि वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। तो यानी यहाँ पे वित्त आयोग का गठन कर सकते हैं, जो कि नगर पालिकाओं के लिए भी सेम होंगे। फिर 11 जो होगा पंचायतों के लिए लेखाओं की संपरीक्षा, या नगर पालिकाओं के लिए भी होगा सेम टू सेम। तो 243 जो होगा 11वां लेखाओं की संपरीक्षा है। और 243 12 ध्यान रखिएगा पंचायतों के लिए निर्वाचन है, 12 निर्वाचन से है। 243 का 13 संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना, 13 संघ राज्य क्षेत्रों, ये जो बनाए जाए ग्राम पंचायत के नियम कानून वो संघ राज्य क्षेत्रों में भी लागू हो। 243 14 इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना है। फिर 243 का 15वां विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना। 243 आर्टिकल निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। तो यह 16 पॉइंट है, एक बार मैं पुनः से दोहराना चाहूँगा। 243 परिभाषाएं से संबंधित है। 243 का दूसरा ग्राम सभा से है, तीसरा ग्राम पंचायतों का गठन है, और चौथा पंचायतों की संरचना है, 5वां स्थानों का आरक्षण है, 6ठा पंचायतों की अवधि है, 7वां सदस्यता के लिए निर्हताएँ हैं, 8वां पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार, उत्तरदायित्व से है, 9वां पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियाँ उनकी निधियाँ से हैं, 10वां वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन है, 11 पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा है, 12 जो पंचायतों के लिए निर्वाचन है, 13 संघ राज्य क्षेत्रों को लागू करना, 14 इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना, और 15 जो है विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना, और 16वां निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। भाग 9 क नगर पालिकाएं हैं, इसमें 243 का 18 पॉइंट दिया। पहला है परिभाषाएं, दूसरा है नगर पालिकाओं का गठन। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 243 का दूसरा पॉइंट ग्राम में ग्राम सभा था, तो यहाँ पे सभा नहीं होते, यहाँ पे नगर पालिकाओं का गठन होगा। फिर 243 का 3 नगर पालिकाओं की संरचना, ठीक संरचना। फिर चौथे में वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना। 243 का 5वां यानी स्थानों का आरक्षण, स्थानों का आरक्षण वहाँ भी 5वां में था, यहाँ भी है। 6वां नगर पालिकाओं की अवधि, 6ठे में अवधि के बारे में था, ग्राम में भी यहाँ भी सब वही सेम रहेंगे। 7वां सदस्यता के लिए निर्हताएँ। फिर 8वां जो होगा नगर पालिकाओं आदि की शक्तियाँ, प्राधिकार, उत्तरदायित्व, वहाँ भी था, यहाँ भी है, ग्राम में भी था, नगर में भी था। 9वां नगर पालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियाँ, उनकी निधियाँ भी 243 9 में है। फिर 243 का 10 जो है वित्त आयोग से संबंधित है। 243 से 11 नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा है, 12 नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन, 13 संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना, 14 इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना। अब हम ध्यान देखेंगे कि 243 15 और 16 ग्राम में नहीं है, यहाँ अलग से है। जिला योजना के लिए समिति, 15 में जिला योजना के लिए समिति और 16 में महानगर योजना के लिए समिति। फिर वर्ष 17-18 ग्राम से सभा से ही
मिलते जुलते हैं, सेम ही है। विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। फिर इसके बाद भाग हम 10 देखेंगे। भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया है, यानी कह सकते हैं कि ST SC की एरिया के बारे में बताया गया है। इसमें सर केवल 2 आर्टिकल हैं, 2 यानी एक ही आर्टिकल कर सकते हैं, एक ही आर्टिकल के 244 और 244 क है। 244 क्या कहता है कि अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति, यहाँ और 2 बार लिख गया, इस ध्यान मत दीजिएगा। अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, इनका प्रशासन होगा। 244 क में कहा गया कि असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को, कुछ पूरे नहीं, कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद का या दोनों का क्या करना, सृजन करना। अब हम आ जाएंगे, देखिए यहाँ पे भाग 11। भाग 11 में संघ और राज्य के बीच संबंध। भाग 11 का नाम क्या है? संघ और राज्य के बीच संबंध। यहाँ पे केंद्र यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के बीच क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है, ये ध्यान रखेंगे। तो इसमें ध्यान देने योग्य ये बात है कि इसमें सर 2 अध्याय हैं, 2 लेसन हैं। पहला लेसन का नाम है विधायी संबंध और दूसरे का प्रशासनिक संबंध है। और पहले लेसन में 245 से 255 आर्टिकल हैं, यानी टोटल 10 आर्टिकल हैं। और दूसरे अध्याय में जो होगा 256 से 263 हैं, और जो कि टोटल 8 आर्टिकल दूसरे अध्याय में हैं, दूसरे लेसन में। पहले अध्याय में हम देखते हैं 245 में कहा गया कि संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। यहाँ पे संसद द्वारा राज्य के विधानमंडल द्वारा जो बनाई गई विधि है उनका विस्तार करना। दूसरा 246 भी है, संसद द्वारा और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु, यहाँ कंटेंट होंगे, ध्यान रखिएगा। स्टेटमेंट वही सब है, मतलब थोड़ा सा विस्तार के जगह विषय वस्तु होगा याद करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। दूसरा, संसद द्वारा राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु। 247 ध्यान रहे दिमाग में कि कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति, यानी संसद जो होगा कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की क्या कर सकता है, उपबंध कर सकता है, ऐसी उपबंध है, यानी कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति। 248 जो होगा अवशिष्ट विधियाँ, विधायी शक्तियाँ, अवशिष्ट। फिर इसके बाद होगा 249 में कहा जा रहा है कि राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। यदि राज्य सूची में कोई विषय है तो वो राष्ट्रीय हित के लिए क्या है, संसद की शक्ति होनी चाहिए, यानी संसद बना सकता है। 250 में कहा जा रहा है यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो, ध्यान रखिएगा कि यदि आपात में की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि। यदि राज्य में क्या है, आपातकाल लगा है या राष्ट्रपति शासन लगा है, तो उस स्थिति में क्या है, संसद क्या है, उसकी राज्य सूची के विषय में केंद्र कानून बना सकता है। फिर 251 आर्टिकल कह रहा है कि संसद द्वारा आर्टिकल 249 जो पीछे बताया और 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति, दोनों की क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, पर इसमें क्या होता है, केंद्र का ही मान्य होगा। 252 2 या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के, यानी 2 या 2 से अधिक राज्य की सहमति से हम विधि तो बना सकते हैं, और ऐसी विधि किसी राज्य के द्वारा अंगीकार किया जाना। तो जो राज्य सूची के लिए विषय बनाए जाएंगे वो 2 या अधिक राज्यों की हम सहमति से बनाएंगे, और जिस राज्य के लिए बनाएंगे उसे क्या होगा, अंगीकार करना होगा, स्वीकार करना होगा। यह बात को आपने समझा। तो इसके बाद 253 में कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान, ठीक, करारी करने के लिए। फिर इसके बाद करारों को प्रभावी करने के लिए
254 में कहा गया कि संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति दोनों अलग अलग हो सकते हैं। 254 कह रहा है। 255 कह रहा है कि सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया का विषय मानना। ठीक, 255 में फिर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया का विषय मानना है, प्रोसेस का विषय मानना है। फिर इसका हम लेसन 2 देखेंगे, भाग 11 का, जो प्रशासनिक संबंध है। मैंने बताया कि 256 से 263 है, जिसमें टोटल 8 आर्टिकल हैं। 256 कहता है कि राज्यों की ओर संघ की बाध्यता, यानी संघ की क्या है, संघ की ओर बाध्यता होगा, संघ जो कहेगा उसे मानना अनिवार्य होगा। कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण, कुछ दशाओं पे सेंटर का क्या है, स्टेट पे कंट्रोल होता है। तो उसे क्या कर दिया गया, किसी भी राज्य को स्वतंत्र छोड़ना चाहिए, वहाँ की सरकार स्वतंत्रता के साथ काम कर सके। उस उद्देश्य से लगता है बाद में इसे 257 क में निरसन कर दिया गया, यानी 256 और 257 क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। फिर इसके बाद कहा गया नियंत्रण वाला जो है वो हटा दिया गया। फिर इसके बाद 258 देखिए, कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने की आदि की संघ की शक्ति, कि कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करें। ठीक, फिर इसके बाद है 258 क, देखें 258 क, इसमें 58 क भी है, संघ को कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति, कृत्य ने संघ को कार्य सौंपने की राज्यों की शक्ति, यानी संघ कुछ राज्य को कार्य सौंप सकता है, तो इसे भी हटा दिया गया 258 में। ऐसा कुछ नहीं कर सकता, निरसन हटा दिया गया 259 में। अब 260 में कहा गया कि भारत के बाहर के राज्यों के क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता, बाहर के राज्यों के क्षेत्र में। फिर इसके बाद 261 कह रहा है कि सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाही का, ध्यान रखिएगा न्यायिक कार्यवाही का कर रहा है। फिर इसके बाद जल संबंधी विवाद, ध्यान रखिएगा जल संबंधी विवाद आर्टिकल 262 है, केवल 262 ऐसा आर्टिकल है जो जल संबंधी विवाद से संबंधित है। अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का निर्णयन। फिर इसके बाद 263 आर्टिकल जो है राज्य के बीच समन्वय के लिए है, अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उत्पन्न है, अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध है। अब हम 12 भाग 12 देखेंगे। भाग 12 में जो है टोटल 4 अध्याय हैं। भाग 12 का आगे नाम क्या है, आगे नाम देख लीजिए, वित्त है, संपत्ति है, संविदाएं हैं और वाद है। सर भाग 12 का नाम क्या है, वित्त है, संपत्ति है, संविदाएं हैं और वाद है। सर इसमें लेसन 4 हैं, और लेसन 4 में कितने आर्टिकल हैं, तो भाग 4 में आगे कुल कितने आर्टिकल हैं, तो 264 से लेकर 300 और 300 क तक आर्टिकल हैं। ठीक, और इसमें अध्याय देखिए लेसन 1 में 27 आर्टिकल हैं, 264 से 291 तक। लेसन 2 में 292 से 293, यानी 92-93 यानी 2 आर्टिकल। लेसन 2 में 2 आर्टिकल। लेसन 3 में क्या है, 7 आर्टिकल हैं, यानी 294 से 300 तक। और लेसन 4 में केवल 1 आर्टिकल है, 300 का है। 264 हम देखेंगे क्या कर रहा है। और अध्याय 1 का नाम क्या है, तो अध्याय 1 का नाम है वित्त, यानी फाइनेंस से संबंधित होगा, यह ध्यान रखिएगा। और 264 से 291 तक सब कुछ बातें ऐसी बताई जाएगी जो कर से संबंधित होगी, वित्त से संबंधित होगी, धन से संबंधित होगा। तो 264 कह रहा है कि विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना है, यानी हम किसी भी विधि या कानून के विरुद्ध या बिना हम किसी से कर को नहीं वसूल कर सकते हैं, संग्रह नहीं कर सकते, यही समझाया गया है। जैसे हम देखेंगे तो ये कह सकते हैं कि विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 265 में विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। 264 265 एक ही स्टेटमेंट को बता रहे हैं। फिर इसके बाद 266 जो है भारत और राज्यों की सिंचित निधियां व लोक लेखे। चलिए भाई, हम बिना विधि के कर को वसूल नहीं कर सकते, पर यदि मान लीजिए कर संग्रह करते हैं तो रखेंगे कहाँ पे, तो भारत और राज्यों की सिंचित निधि, भारत का जो भी सिंचित निधि है और लोक लेखे जो हैं वो दोनों,
तो ये निधियाँ के बारे में बता रहा है। 266 भारत और राज्यों की संचित निधियाँ और लोक लेखे के बारे में बता रहा है। 267 जो है आकस्मिकता निधि है। तो क्या है आकस्मिकता निधि? अचानक निधि, अचानक संकट पे इस निधि का उपयोग किया जाता है। 216 आकस्मिकता निधि। फिर इसके बाद संघ और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण अनुच्छेद विवरण नीचे दिया गया है, राजस्व से संबंधित। फिर इसके बाद 268 में कहा गया कि संघ द्वारा उद्ग्रहित किए जाने वाले सर किंतु राज्य द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क। ठीक, इसके बाद कहा जा रहा है 269, यानी इसमें कहा जा रहा है कि संघ द्वारा उद्ग्रहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क। 269वां, यानी संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्य को सौंपे जाने वाले कर होंगे। फिर 270 उद्ग्रहित कर और उनका संघ तथा राज्यों के बीच वितरण करना डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है। 270 आर्टिकल। 271 कुछ शुल्कों करों पर संघ के प्रायोजन के लिए अधिभार से संबंधित है, तो उसे क्या कर दिया गया, अधिभार को हटा दिया गया, निरसन कर दिया गया अधिभार वाला 272 में। फिर 273 जो आर्टिकल है जूट से संबंधित है, जूट पर और जूट उत्पादकों का निर्यात शुल्क स्थान पर अनुदान। फिर इसके बाद है 274 ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध है प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा। फिर इसके बाद हम देखेंगे 275 आर्टिकल कुछ राज्यों को संघ अनुदान। तो कुछ क्या होता है, सेंटर जो होता है राज्य को अनुदान भी देते हैं, तो वही बता रहा है कुछ राज्यों को संघ अनुदान को 275 आर्टिकल है, ध्यान रखिएगा। 276 आर्टिकल व्यक्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर। 277 आर्टिकल सर व्यावृत्ति से संबंधित है। 278 आर्टिकल उसे व्यावृत्ति वाले को हटा दिया गया। फिर इसके बाद 279 में शुद्ध आगमन आदि की गणना है। क्या है, शुद्ध आगमन आदि की गणना। 280 ध्यान रखिएगा 280 है जहाँ पे 8 हो वित्त आयोग सर 280 वित्त आयोग और 281 इसके नीचे जो होगा वित्त आयोग की सिफारिशें होंगी। क्या होगी, वित्त आयोग की सिफारिशें। प्रकीर्ण वित्तीय उपबंध है, अनुच्छेद विवरण है। 282 क्या करता है कि संघ राज्य द्वारा अपने राजस्व के लिए किए जाने वाले व्यय। फिर 283 संचित निधियों, आकस्मिकता निधियों और लोक लेखाओं में जमा धन राशियों की अभिरक्षा। जो इसमें भाई खजाना धन जो है उनकी सिक्योरिटी से संबंधित है, अभिरक्षा से संबंधित है। 284 है कि लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशियों और अन्य धन राशियों की अभिरक्षा। तो जो जमा किया जा रहा है लोक सेवकों के द्वारा, न्यायालयों के द्वारा, तो इसकी अभिरक्षा से संबंधित 284 में कहा गया है। 285 कहा है कि संघ और राज्य संपत्ति के राजय के कराधान से छूट होगा। इसके बाद है 286 माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निर्बंधन होगा, बेचने खरीदने पर। 286 ध्यान रखिएगा। 287 विद्युत पर करों से छूट, 287 विद्युत के कर से छूट है। 288 जल या विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट होगा सर, ध्यान रखिएगा। 289 राज्यों की संपत्ति आय को संघ और कराधान से छूट होगा, राज्य की संपत्ति आय के, ठीक, राज्य को छूट। 290 में कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन होगा। तो ये बताया जा रहा है कि सर कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन, पर इसे सर हटा दिया गया। 291 में क्या कर दिया गया, निरसन कर दिया गया, कुछ व्यय और पेंशनों के संबंध में समायोजन को हटा दिया गया। अब अध्याय 2 आएंगे, उधार लेना। तो अध्याय लेसन 2 का नाम क्या है, उधार लेना। इसमें केवल 2 ही आर्टिकल हैं सर, 292, 293। 292 कहता है कि भारत सरकार द्वारा उधार लेना, भारत सरकार द्वारा उधार लेने की प्रक्रिया। फिर इसके बाद तीसरा राज्यों द्वारा उधार लेना, तो तब राज्यों द्वारा भी उधार लेना 293 में है। अब लेसन 3 की बात करेंगे। लेसन 3 हमने बताया कि 294 से लेकर 300 तक है, यानी टोटल कितने हैं, 7 आर्टिकल हैं। अध्याय 3 का नाम है संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद हैं। 294 आर्टिकल क्या कहता है कि कुछ दशा में सर, ऐसे कुछ दशा में
संपत्ति, आस्तियों का, अधिकारों का, दायित्वों का, बाध्यताओं का उत्तराधिकार। सर इसमें क्या है कि किसी भी संपत्ति की उत्तराधिकार को निश्चित करेंगे, अधिकार क्या होंगे, दायित्व क्या होंगे। अब 295 में कुछ नहीं सर, अन्य दशाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार दोनों एक ही रहेंगे, चेंज नहीं है, अन्य दशाओं लगाना है बस। फिर हम आ जाएंगे 296 में, राजगामी व्यापकगत स्वामी विहीन होने से प्रोद्भूत संपत्ति। ठीक, 297 आर्टिकल कह रहा है कि राज्य, क्षेत्रीय, सागर खंड या महाद्वीपीय मगन तट भूमि में स्थित मूल्यवान चीजों और अनन्य आर्थिक क्षेत्र की संपत्ति स्रोत का संघ में निहित होना 297 है। 297 यानी सागर या समुद्री तट या महाद्वीपीय पे जो भी चीज मूल्यवान है वो क्या होगा, आर्थिक क्षेत्र संपत्ति स्रोत का संघ में निहित होगा, यानी केंद्र में शामिल होगा। कहने का मतलब ये है। 298 ध्यान रखें, व्यापार आदि करने की शक्ति, बहुत सरल, व्यापार करने आदि की शक्ति। 299 संविदाएं से होगा सर, 299 आर्टिकल संविदाएं की बताएगा। 300 में वाद और कार्यवाहिता होगा और अध्याय 4 होगा संपत्ति का अधिकार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनता है, ध्यान रखिएगा। हर साल हर ईयर की कृषि के क्वेश्चन में, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, पॉलिटिकल डिपार्टमेंट से संपत्ति का अधिकार बहुत फेमस है। इसे अध्याय 4 में दिया गया 300 क में कि विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना, यानी बिना विधि के तो हम किसी की संपत्ति को छीन नहीं सकते, लूट नहीं सकते या उसे अपने केंद्र या सेंटर के निधि में जमा नहीं करवा सकते। तो विधि के बिना ही, विधि के द्वारा ही हम संपत्ति से वंचित कर सकते हैं। ठीक,